साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में और ये नाइट सेशन है 9:30 PM और 9:30 PM में एक क्वेश्चन आवर लेकर मैं उपस्थित हूं आपके सामने। और आज बारी है साइंस के क्वेश्चन आवर की 10 के दम के रूप में। तो 10 के दम में साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और साथ में करंट अफेयर को मिला करके कुल 11 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं उपस्थित हूं आपके सामने। एक एक सवाल महत्वपूर्ण है, कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है, पूरा साइंस है जो विज्ञान के तौर पर हम लोग पढ़ते हैं। पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है और उसी के तौर पर इसको बनाना है। तो बनाने के साथ साथ कॉन्सेप्ट को सीखने का पूरा प्रयास करें और आगे आने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है उसको आसानी से बनाएं। इसी के लिए मैं क्वेश्चन आवर लेकर आपके सामने आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 10 का दम। देखते हैं किसमें कितना दम है और कितना सही कर पाते हैं। तो सही करने का मेरा मतलब 11 में 11 सही करना नहीं है। सही मतलब 4 बनाए तो 4 सही होना चाहिए, 4 में गलती नहीं होनी चाहिए। तो हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि फोकस कीजिए एक्यूरेसी पर, जितना बनाए सही बनाए, निगेटिव अटेम्प्ट ना ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आवर। ये 8वां क्वेश्चन आवर है आपके लिए साइंस का। तो पहला है कि WBC में कौन सी कोशिका सर्वाधिक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और काफी गहराई है, डेप्थ है इस साइंस में। तो हमने पढ़ा है कि ब्लड में 3 तरह के सेल होते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। अभी जो 4 PM वाला क्लास है उसमें ये क्लास आज ही कराया गया है, लेकिन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। पूरा कंप्लीट होगा तो ये चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो WBC उसमें से एक है। तो कह रहा है कि WBC की कौन सी कोशिका सर्वाधिक होती है। और आप पढ़े होंगे ऑफलाइन क्लास में या मेरा बुक, तो पता होगा कि WBC के 5 कोशिकाएं होती है अलग अलग। मतलब WBC में ही 5 टाइप्स हैं, बेसोफिल, इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। तो 5 में से 4 ऑप्शन दिया गया है और 4 में से पूछा कि कौन सबसे ज्यादा होता है। बेसोफिल ज्यादा होता है, इस्नोफिल ज्यादा होता है, न्यूट्रोफिल ज्यादा होता है या लिम्फोसाइट्स ज्यादा होता है, कौन सबसे अधिक होता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि हमने कहा है कि ब्लड जब चेक कराते हैं तो WBC की संख्या चेक होता है। यही 5 का, 4 एक और एक मोनोसाइट्स, यही 5 को चेक करके बताता है लैब वाला कि कितना कितना कौन है। और इसलिए एग्जाम में पूछता है कि कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। तो WBC में 5 टाइप्स है और 5 में मैक्सिमम किसका नंबर है, सबसे ज्यादा कौन होता है ये पूछ रहा। और हमने कहा है कि WBC 5000 से लेकर 10,000 के बीच पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में होता है। और इस 5 से 10,000 में 5 प्रकार के WBC हैं। उसमें सबसे अधिक कौन? तो सबसे अधिक जो आंसर है वो C है, ये ध्यान रखना है, न्यूट्रोफिल्स। सबसे अधिक न्यूट्रोफिल्स होता है क्योंकि इस 5 से 10,000 का लगभग 60 से 70% मात्रा न्यूट्रोफिल्स की होती है, जबकि बेसोफिल 1% होता है, इस्नोफिल्स 2 से लेकर 3% होता है और लिम्फोसाइट्स 20 से लेकर 30% के बीच होता है। और ये हमने कहा न्यूट्रोफिल्स कितना, तो 60 से 70% अकेले न्यूट्रोफिल्स ही होता है, जो मैक्सिमम हमारे शरीर में फैगोसाइटोसिस का काम करता है। सॉलिड पार्टिकल बॉडी में घुसकर नुकसान पहुंचे तो उसको ये नष्ट करता है ताकि बीमारी से बच जाए शरीर। तो सबसे कम पूछता तो बेसोफिल आंसर होता और सबसे ज्यादा यहां पूछा गया इसलिए आंसर न्यूट्रोफिल्स है। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन बना करके आपको लगेगा कि हाँ मेरा लेवल जो है वो BPSC UPSC के लायक है। और हम जब ऊपर की तैयारी करते हैं बड़े एग्जाम की तो छोटे एग्जाम की तैयारी स्वतः हो जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। दूसरा सवाल कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान लाइट रिएक्शन हरित लवक के किस भाग में होता है। फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा गया कि फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन क्रिया है वो क्लोरोफिल या हरित लवक के किस भाग में होता है, क्लोरोप्लास्ट के। तो क्लोरोप्लास्ट आप पढ़े होंगे कि ऐसे क्लोरोप्लास्ट होता है और इसके अंदर लिक्विड भरा रहता है और लिक्विड के अंदर कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे। तो यही क्लोरोप्लास्ट है। अब यहां ध्यान रखना है कि लिक्विड का नाम स्ट्रोमा है, इसका नाम ग्रैना है और ग्रैना का एक जो पार्ट है इसको थैलाक्वाइड कहा जाता है। ये हम लोग सब पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो ये हरित लवक है, इसी का नाम हरित लवक है। अब कह रहा है कि इस हरित लवक में कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पर लाइट रिएक्शन होता है। स्ट्रोमा में होता है, ग्रैना में होता है, थैलाक्वाइड में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो साइटोप्लाज्म तो सेल में होता है,
क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अब यहां ध्यान रखना है कि दो क्रिया, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, दो पार्ट में फोटोसिंथेसिस संपन्न होता है। तो जो स्ट्रोमा है इसमें लाइट, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है, और जबकि ग्रैना में लाइट रिएक्शन होता है। ग्रैना मतलब ग्रीन समझना है, और हरा जहां होगा वो हरा पार्ट प्रकाश को ट्रैप करने का काम करेगा, और लाइट रिएक्शन में प्रकाश को ट्रैप करके उसको कैच करके भोजन बनाने का काम किया जाता है। और इसलिए ये सारा भोजन बनाने वाला प्रकाश को पकड़ने की क्रिया ग्रैना के अंदर संपन्न होती है। अर्थात जो प्रकाश संश्लेषण का लाइट रिएक्शन जो है वो ग्रैना में, और लाइट रिएक्शन के डार्क रिएक्शन जो होगा वो स्ट्रोमा में। तो अगर डार्क रिएक्शन पूछता तो स्ट्रोमा में, और लाइट रिएक्शन पूछता तो ग्रैना में। और ग्रैना कुछ अलग नहीं है, ये थैलाक्वाइड एक एक करके जब समूह बना लेता है तो इसी समूह का नाम क्या है, ग्रैना है। तो आंसर जो हो गया आपका ग्रैना। अब आगे चलें तो तीसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, करा इनमें कौन इंसेक्ट नहीं है, इनमें कौन इंसेक्ट नहीं है। इंसेक्ट मतलब कीट होता है, और कीट बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तरह तरह का एग्जाम्पल कीट से संबंधित पूछेगा। कह रहा है मच्छर, मक्खी, तिलचट्टा, मकड़ी, कौन कीट नहीं है इसमें। तो आंसर जो है मकड़ी है, कि मकड़ी क्या है, कीट नहीं है, ये ध्यान रखना है मकड़ी को। अब होता क्या है, इंसेक्ट को ध्यान देना है कि इंसेक्ट जो है वो इंसेक्ट का कैरेक्टर क्या है कि इंसेक्ट में 3 पेयर लेग्स होते हैं, 3 पेयर लेग्स है, 3 जोड़ी पांव होना चाहिए, और 2 पेयर विंग्स होना चाहिए। 2 पेयर विंग्स मतलब पंख की संख्या 4 होनी चाहिए और पांव 6 होनी चाहिए 3 जोड़ी में। अब यहां पर देखें, मच्छर का 3 जोड़ा पांव होता है, 2 जोड़ी पंख होता है। मक्खी का भी 3 जोड़ा पांव होता है लेकिन पंख एक ही जोड़ा होता है, वो अपवाद है। तिलचट्टा में 3 जोड़ा पांव होता है और 2 जोड़े पंख होते हैं, जबकि मकड़ी में पंख तो होता नहीं है और पांव भी मकड़ी में 4 पेयर होता है, और 4 पेयर वाला को अरैक्निडा कहा जाता है। ये ध्यान रखना, ये अरैक्निडा वर्ग में है। और ध्यान रखना है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जानवर जो है वो इंसेक्ट ही है। पूरे पृथ्वी पर अगर सबसे ज्यादा जानवर की संख्या पूछे कौन है, तो कीड़े मकोड़े जो कीट जिसको हम इंसेक्ट कहते हैं वो सब इसी के अंतर्गत। तो ये तीनों कीट है, लेकिन ये अरैक्निडा समूह का मकड़ी स्पाइडर जो होता है इसमें 4 जोड़े पांव होते हैं, और 4 जोड़ा पांव वाला अरैक्निडा के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये ध्यान रखना है। तीसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में पूछेगा स्पाइडर के बारे में, क्योंकि स्पाइडरमैन मूवी आती है, हम लोग देखते हैं, तो स्पाइडर के बारे में थोड़ा सा समझना है। आगे चलें तो चौथा सवाल केमिस्ट्री का कि 1 मोल कैल्शियम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। 1 मोल अगर कैल्शियम लिया जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, ये पूछ रहा। 6.023 गुना 10⁻23, 3.0115 गुना 10⁻23, 12.046 गुना 10⁻24, या कोई नहीं। तो 1 मोल कैल्शियम लेना है, और मोल कंसेप्ट आप पूरा पढ़े हैं कि 1 मोल अगर कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो उस एलिमेंट में एटम की संख्या 6.023 गुना 10⁻23 होता है, एटम होता है इतना। और यहां वही कह रहा है, तो ये 1 मोल एलिमेंट ही दिया है, लेकिन यहां कैल्शियम दे दिया। 1 मोल कैल्शियम है, मतलब यहां 6.023 10⁻23 ये क्या है, एटम है, किसका, कैल्शियम का। और एक एटम अगर कैल्शियम का लेते हैं तो एक एटम कैल्शियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 20 इलेक्ट्रॉन होता है। एक एटम कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन होता है। तो चूंकि 20 क्यों है, क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, और प्रोटॉन 20 है तो इलेक्ट्रॉन भी 20 होगा। तो 20 है और टोटल एटम इतना है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी। तो अगर इलेक्ट्रॉन पूछा है तो इलेक्ट्रॉन करेंगे तो 6.023 गुना 10⁻23, और एक में 20 है तो इतना में कितना, तो गुना 20 करेंगे, तो 20 करेंगे तो 6 × 2 12.046, और 10 इधर जाएगा तो 10⁻24, मतलब आंसर जो होगा वो सी होगा। तो बिल्कुल ध्यान दें, कॉन्सेप्ट को समझे, कैसे बताया, सारा कुछ आपको क्लास में बताया गया है, ऑफलाइन में ऑनलाइन में सब बताया गया है। अब आगे चलें तो 5वां सवाल आपके लिए कह रहा है कि परमाणु में मौजूद नाभिक में कौन सा मौलिक कण नहीं होता है। परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें कौन सा मौलिक कण नहीं होता, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या सभी, कौन नहीं होता। तो एक एटम ऐसे होता है, इसका नाभिक है, और नाभिक के बाहर ऐसे ऑर्बिट होते हैं, तो यही एक एटम। तो ये जो नाभिक है इसके बारे में पूछ रहा, तो पता होगा कि नाभिक की खोज जो किया था वो रदरफोर्ड ने किया था।
और रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और पता चला था कि ये पॉजिटिव चार्ज इसलिए पॉजिटिव देता है क्योंकि यहाँ प्रोटॉन रहता है और भारी कण है यहाँ पर जो न्यूट्रॉन के रूप में रहता है और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर काटता रहता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के क्या बनाता है, नाभिक बनाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन कक्ष में घूमता रहता है। तो नाभिक में कौन मौलिक कण नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा, तो ऑर्बिट में रहेगा, जो नाभिक के चारों ओर घूमता रहेगा। तो नाभिक में कौन कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मुख्य रूप से फंडामेंटल पार्टिकल के रूप में मौजूद रहते हैं। आगे चलें तो छठा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, छठा कह रहा है कि प्रोटॉन का त्याग करने वाला, यहां कर देंगे, करने वाला होता है, प्रोटॉन का त्याग करने वाला होता है अम्ल, क्षार, लवण, कोई नहीं। क्या होता है जो प्रोटॉन का त्याग करता है, तो जब एसिड बेस साल्ट पढ़े होंगे तो एक कॉन्सेप्ट आता है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। तो ये हम लोग पढ़ते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट। और इन्होंने कहा था कि दो ही तरह के कॉन्सेप्ट है, प्रोटॉन का त्याग करना और प्रोटॉन का ग्रहण करना। यही कहा था ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने कि प्रोटॉन का त्याग करेगा तो वो अम्ल कहलाएगा और प्रोटॉन का जो ग्रहण करेगा वो क्षार कहलाएगा। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से प्रोटॉन का जो त्याग करता है वो अम्ल होता है और जो प्रोटॉन ग्रहण करता है वो क्षार होता है। ये ध्यान रखना। और प्रोटॉन का मतलब क्या, तो प्रोटॉन हाइड्रोजन प्लस आयन को प्रोटॉन कहा जाता है, ये प्रोटॉन है। तो कभी कभी पूछा है कि H प्लस आयन समान है किसके, तो प्रोटॉन के। मतलब क्या कि जो H प्लस आयन देता है, ये देने वाला क्या करेगा, तो अम्ल कहलाएगा, जो H प्लस आयन देगा। और जो H प्लस आयन लेगा, जो लेगा इधर, वो क्या होगा, क्षार होगा। और ये कहना था किनका, तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एसिड बेस साल्ट में, अर्हेनियस का, ब्रॉन्स्टेड लॉरी का, लेविस का, और इसके हिसाब से अम्ल, क्षार और लवण का डिफिनेशन दिया जाता है कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। तो प्रोटॉन का त्याग कर दिया तो अम्ल होगा, प्रोटॉन ग्रहण कर लिया क्षार होगा। प्रोटॉन का मतलब H प्लस आयन है, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन जो देगा वो अम्ल होगा और हाइड्रोजन आयन जो लेगा वो क्षार होगा। किसके अनुसार, ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपका क्षमता का आकलन भीड़ में हो सके। और भीड़ में जो सितारा चमकता है उसी को लोग जानते हैं और वही सफलता तक पहुंच पाता है। तो भीड़, एक अच्छे भीड़ का निर्माण करें, ऐसा भीड़ नहीं जहां पर मनोरंजन और कॉमेडी सीरियल चलता हो। तो आप सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करें, कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान दें और क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को फोकस करके आप तैयारी करें। आगे चलें तो यहां हो गया कि प्रोटॉन का त्याग करने वाला क्या होता है, तो अम्ल होता है ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से। अब यहां एक क्वेश्चन है फिजिक्स का, जल का बॉइलिंग पॉइंट रीमर स्केल में कितना होता है। जल का बॉइलिंग पॉइंट रीमर स्केल में कितना होता है, 100 डिग्री रीमर, 212 डिग्री रीमर, 492 डिग्री रीमर, 80 डिग्री रीमर। तो हीट चैप्टर में पढ़ते हैं कि हीट में अलग अलग स्केल बना हुआ है और नॉर्मली जो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं वो जल का 100 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। ये सेल्सियस स्केल है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल में होता है, लेकिन यहां पूछ रहा है रीमर में कि रीमर में कितना होगा। तो रीमर में स्केल जो होता है वो ध्यान रखना है कि रीमर का स्केल दो तरह का होता है, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट। लोअर लिमिट 0 डिग्री रीमर और अपर लिमिट 80 डिग्री रीमर। तो लोअर लिमिट जो होता है ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है जल का और अपर लिमिट जो होता है ये बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अपर लिमिट रीमर में कितना है, 80 डिग्री रीमर। तो आंसर क्या होगा, 80 डिग्री रीमर। तो रीमर में जब नापेंगे तो जल जो है 80 डिग्री पर ही उबल जाएगा, लेकिन सेल्सियस में नापते तो 100 डिग्री पर उबलता है, फारेनहाइट में नापते तो 212 डिग्री पर उबलता है। और ये जो है रैंकिन का फ्रीजिंग पॉइंट है 492 डिग्री। तो आपसे रीमर पूछा है तो रीमर का ध्यान रखना कि रीमर में फ्रीजिंग पॉइंट जो जमेगा 0 डिग्री पर और बॉयल होगा 80 डिग्री पर। तो ध्यान रखना। आगे चले तो 8वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, जो परीक्षा देते हैं, पढ़ते हैं बढ़िया से, उनको पता होता है कि ये क्वेश्चन का लेवल क्या है और किस तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहां ध्यान दें, करा सरल आवर्त गति में पिंड का त्वरण सर्वाधिक कहां होता है। सरल आवर्त गति में पिंड का त्वरण सर्वाधिक कहां होता है। तो सरल आवर्त गति मतलब एक पेंडुलम का गति, कि एक पेंडुलम ने, घड़ी देखते होंगे घरों में लगा रहता है ऐसे पेंडुलम वाला, तो पेंडुलम वाली घड़ी
ऐसे चलती है और ऐसे दोलन करती रहती है, तो ये एक एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी को कहते हैं सरल आवर्त गति। तो कह रहा कि ऐसे अगर ये बॉब है और ऐसे यहां से यहां ऐसे मूव कर रहा है, तो किस पॉइंट पर त्वरण का मान सबसे ज्यादा होगा, ए का वैल्यू सबसे ज्यादा कहां होगा। तो एसएचएम का कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है। एसएचएम का कॉन्सेप्ट क्या है, एसएचएम कोई पिंड करे, इसके लिए कॉन्सेप्ट लगा कि ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा और माइनस लगा होगा यहां। क्या मतलब, तो ध्यान रखना है कि ए जो होता है एक्स का सीधा समानुपाती होता है। एक्स क्या है, तो ए जो है यहां त्वरण है और एक्स जो है यह विस्थापन है। विस्थापन मिड पॉइंट से, ये माध्य बिंदु है। तो माध्य बिंदु से पिंड जो होता है कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, तो यहां से जितना दूर जाएगा त्वरण उतना ही अधिक होगा। तो यहां पर कह रहा है कि कहां ज्यादा होगा, तो जितना दूरी बढ़ता जाएगा त्वरण भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो मिड पॉइंट पर होगा तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, यहीं पर है तो त्वरण 0 है। अगर इधर जाएगा या इधर जाएगा तो त्वरण बढ़ेगा, और ये मैक्सिमम पॉइंट है, इससे आगे तो जाना नहीं है, इसको फिर वापस लौटना है। तो यहां पर मैक्सिमम हो गया, मतलब त्वरण जो होगा यहां और यहां सबसे ज्यादा होगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी मिड पॉइंट से, त्वरण बढ़ता चला जाएगा। तो ही कह रहा है माध्य बिंदु पर ज्यादा होगा, आयाम पर ज्यादा होगा, माध्य बिंदु आयाम के बीच में होगा, कि सभी जगह समान होगा। तो जहां पर मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाता है, ये पॉइंट को आयाम कहा जाता है। मतलब कहां ज्यादा है, तो आयाम पर सबसे अधिक है। कौन, त्वरण। ये ध्यान रखना है। और यहां माइनस चिन्ह लगा हुआ है, माइनस क्या जैसा डायरेक्शन दिखाता है। तो डायरेक्शन क्या है कि पिंड आगे बढ़ेगा और त्वरण पीछे लगेगा। पिंड आगे जाएगा और त्वरण मिड पॉइंट की तरफ लगेगा, तभी खींचकर इसको वापस मिड पॉइंट पर ले आएगा। अगर नहीं खींचेगा तो फिर पिंड आगे बढ़ता चला जाएगा। तो घड़ी है, झूला है, ये सब एसएचएम में काम करता है। तो एसएचएम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ध्यान रखना, एसएचएम का त्वरण जो होता है विस्थापन का सीधा समानुपाती और मिड पॉइंट के दिशा में होगा। इधर जाएगा तो इधर होगा और इधर बढ़ेगा तो फिर वापस इधर हो जाएगा। और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी त्वरण भी बढ़ता चला जाएगा। तो दूरी जो अधिकतम होता है वो आयाम कहलाता है, मतलब मैक्सिमम आयाम पर। मिनिमम कहां होता, अब सर्वाधिक के जगह न्यूनतम पूछता तो आंसर क्या होता, तो न्यूनतम वहां होता जहां विस्थापन सबसे कम होता। तो मिड पॉइंट पर सबसे कम विस्थापन है, तो न्यूनतम पूछता तो मध्य बिंदु पर होता। तो ये ध्यान रखना है। तो 8वां का आंसर बी। 9वां सवाल करा, विद्युत बल्ब किस नियम पर जलता है। विद्युत बल्ब जिसको थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया बल्ब को, तो बल्ब किस सिद्धांत पर जलता है ये पूछ रहा। सीबेक का सिद्धांत है, ओम का सिद्धांत है, जूल का सिद्धांत है, या थॉमसन का सिद्धांत, किसके नियम पर बल्ब हम लोग जलाते हैं। तो ध्यान रखना है कि बल्ब जो जलता है वो जलता है एक प्रभाव से जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ कैरेंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ कैरेंट, ये सिद्धांत होता है और इसी पर बल्ब जलता है। कैसे जलता है, तो ऐसे एक सर्किट बनाते हैं, सर्किट में एक बल्ब लगा देते हैं ऐसे, और इसको बैटरी से ऐसे जोड़ते हैं। तो ऐसे वायर से करंट दौड़ता है, करंट इसमें आता है और इसके फिलामेंट में जाता है, तो फिलामेंट धीरे धीरे गर्म होता है। और बल्ब में चूंकि गैस भरा होता है, इनर्ट गैस, तो जैसे गर्म होता है फिलामेंट, तो उससे आयोनाइजेशन के कारण प्रकाश बाहर निकलने लगता है। तो ये कैसे हो रहा, तो इसके गर्म होने से हो रहा है। तो हीटिंग मतलब उष्मा, और इफेक्ट किसका, करंट का। विद्युत से जब उष्मा बनता है तो वही उष्मा बल्ब को चमकने के लिए मजबूर करता है। और ये नियम दिया था किसने, तो जूल ने। और जूल ने कहा था कि जो हीट हम क्रिएट करते हैं वो I² RT के बराबर होता है। तो I² RT से जितना उष्मा बनेगा वही उष्मा बल्ब के तंतु को लाल कर देगा और फिलामेंट चमकने लगेगा, और चमकेगा तो वही प्रकाश हमें दिखाई देगा। तो ध्यान रखना है कि जो जलता है बल्ब वो जूल के उष्मीय प्रभाव पर जलता है। बल्ब है, ट्यूबलाइट है, हीटर है, आयरन है, ये सब जूल का बनाया हुआ सिद्धांत पर काम करता है। ध्यान रखना, कौन कौन चीज बोल दिए, हीटर, बल्ब, आयरन, फ्यूज, ये सब जो है इसी पर चलता है। सीबेक इफेक्ट से थर्मोकपल बनाया जाता है। ओम का नियम V बराबर IR को डिनोट करता है कि कितना करंट होगा, ये ओम ने बताया। और थॉमसन ने सीबेक के उल्टा प्रभाव को दिखाने का काम किया। तो चारों इंपॉर्टेंट है, और अलग अलग क्वेश्चन के माध्यम से ये चारों आपके सामने आएगा, जिसको आपको ध्यान रखना। तो ये था आज का 9वां सवाल। 10वां सवाल करंट अफेयर से कि मध्य प्रदेश हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया।
तो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस अभी मनाया गया 2-3 दिन पहले, और वो दिन था 1 नवंबर को। 1 नवंबर को हमने 4 राज्यों के बारे में बताया था आपको करंट अफेयर में। तो 4 राज्य में 1 नवंबर को 1956 में 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। और उसके हिसाब से जोड़ें तो 2020 में मध्य प्रदेश का जो स्थापना दिवस पड़ता है 54वां 65वां 71वां कौन, तो ये 65वां है। इधर 56 से चलेंगे तो 44 वर्ष उधर और इधर हो गया 20 साल, तो 44 20 64, और जिस साल बना उसको जोड़ देंगे तो 65वां स्थापना दिवस था। तो 1 नवंबर 1956 को बना था मध्य प्रदेश, और उसके हिसाब से जो 1 नवंबर 2020 को सेलिब्रेट हुआ वो मध्य प्रदेश का 65वां स्थापना दिवस था, जबकि 54वां हरियाणा का था। तो हरियाणा का 66 में हुआ था। तो ये ध्यान रखना। आगे चलें तो ये करंट अफेयर से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हाल ही में आईपीयू के अध्यक्ष के रूप में डुआर्टे पाचेको का चयन हुआ है। डुआर्टे पाचेको वो किस देश के हैं, ये आज ही मैंने मॉर्निंग में कराया था करंट अफेयर में। और ये ध्यान रखना, आईपीयू इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कहते हैं, अंतर संसदीय संघ, जिसके 206वां सत्र का आयोजन हुआ था अभी हाल फिलहाल, और उसी में चयन हुआ डुआर्टे पाचेको का। जो किस देश के हैं ये पूछ रहा, स्पेन के, फ्रांस के, पुर्तगाल के, मैक्सिको के। तो हमने बताया था कि ये पुर्तगाल के हैं, और ये जगह ले रहे हैं मैक्सिको के सुश्री गैब्रिएला क्यूवास बैरोन का, जिनका कार्यकाल अक्टूबर में पूरा हो गया, और उनके जगह पर अब आ गए हैं डुआर्टे पाचेको। तो ये ध्यान रखना है, आईपीयू इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन बहुत बड़ी संगठन है वैश्विक स्तर पर, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है विश्व स्तर के संसदीय कार्यों में। तो ध्यान रखना है। तो पुर्तगाल के डुआर्टे पाचेको अब नए अध्यक्ष होंगे आईपीयू के। तो यही था 10 का दम। इसको बनाएं, याद रखें, और आगे के क्वेश्चन आवर पर काम करते रहें। तो फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन आवर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। गुड नाइट, शुभ रात्रि। साथ ही चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। बोलिए सब मिलकर एक बार जय हो मैया की। थैंक यू।